तो नीतीश कुमार अब आ चुके हैं एनडीए में, अब इस्तीफा दे चुके हैं। इस वक्त वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद फिर से मुख्यमंत्री हो जाएंगे, 9वीं बार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और फिर सरकार चलाएंगे बीजेपी के साथ मिलकर के। लेकिन जब तक वो दोबारा शपथ नहीं लेते हैं तब तक हम लोग बात यही कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का अब क्या हुआ। हम लोगों ने बात की, अब देखिए कोई स्वरूप उसका दिखाई नहीं दे रहा। बंगाल में खत्म हो गया है, बिहार में खत्म हो गया है, यूपी के अंदर जिस तरीके से एक तरफा ऐलान कर रहे हैं सीटें देने का अखिलेश यादव, उससे ये लगता है कि वहां भी कोई बातचीत ऐसी बहुत गंभीरता के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ चल नहीं रही है। और मायावती वैसे भी उस अलायंस में नहीं है, तो ऐसी कुछ चुनौती यूपी में नहीं दे पा रहे बीजेपी को। इसके अलावा महाराष्ट्र एक राज्य ऐसा बचा है जहां पर थोड़ा बहुत दमखम दिखाने की कोशिश गठबंधन में रहकर के कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे दे सकते हैं, लेकिन वहां भी ताकत आधी हो चुकी है, शरद पवार की भी, उद्धव ठाकरे की भी। तो अगर ओवरऑल हमने जो चर्चा की देखें अगर, तो देश में इस वक्त नरेंद्र मोदी के लिए कोई चुनौती पेश करने वाला दिखाई दे नहीं रहा है किसी भी राज्य के अंदर। और कांग्रेस पार्टी को उनके सारे सहयोगी दल खुद ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस मुसीबत के लिए। कि कांग्रेस पार्टी ने जो अड़ियल रवैया दिखाया, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से तरजीह नहीं दी अपने क्षेत्रीय दल के साथियों को, उसका नतीजा है कि आज अलायंस पार्टनर्स एक एक करके उनसे दूर हो रहे हैं। आज से 9 महीने पहले इस कुनबे को खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, और जो जिसके सूत्रधार ये वही शख्स हैं जो आज दूसरे पाले में आ गए, नीतीश कुमार। वो अगर यहां पर आ गए हैं तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बाकी लोग जो हैं वो कितने मनोभाव से कांग्रेस पार्टी के साथ रहे होंगे। लेकिन जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं वो है अभी आरजेडी की कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया का। लालू यादव और तेजस्वी यादव अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन पूरा यादव परिवार, लालू यादव की फैमिली, वो खुलकर नीतीश कुमार को निशाने पर ले रही है। तेज प्रताप यादव अब उन्होंने दोबारा एक पोस्ट किया इस बार और लिखा है, गिरगिट तो बस यूं ही बदनाम है, रंग बदलने की रफ्तार से तो पलटिस कुमार को भी गिरगिट रत्न से सम्मानित करना चाहिए। ये तेज प्रताप यादव, तेजस्वी के बड़े भाई, वो लिख रहे हैं। इनके अलावा रोहिणी आचार्य जो हैं, जिन्होंने 2 रोज पहले एक पोस्ट किया था, उस पर बहुत हंगामा मच गया था तब तक, क्योंकि ये खबर पुख्ता नहीं हुई थी कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं पाला बदल करके। और तब उन्होंने कहा था ये हवाओं की तरह विचारधारा बदलते हैं, ये हमको नसीहत दे रहे हैं परिवारवाद की। अब उनका कहना यह है कि रंग बदलू गिरगिट का था कहना, नौकरी कहां से लाओगे, बुलंद इरादे वाले लालू के लाल ने रोजगार का लगा दिया अंबार। तो पूरा यादव परिवार अब खुल करके नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहा है। देखिए, ये तो बट नेचुरल है कि जिस तरह से उनको झटका लगा है, पूरी जो रणनीति बनाई थी लालू प्रसाद यादव ने, वो तो रणनीति ये थी कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नीतीश कुमार को केंद्र में भेजेंगे। तो वो सारा जो योजना थी धराशायी हो गई। वो नीतीश कुमार की चतुराई बोलें, उनका जो भी पैंतरा बोले, आप जैसा मर्जी बोल दीजिए, कि उन्होंने धाराशाही कर दिया। ऊपर से ये भी दिक्कत अब ये है कि बिहार में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें किस तरह से टिकेंगे। अब बीजेपी और जेडीयू की कंबाइंड फोर्स, ऊपर से राम मंदिर का पूरा प्रभाव, ऐसे में जो चुनाव होगा वो कहीं सारा ठीकरा राहुल गांधी के ऊपर फोड़ा जा रहा है, आप सहमत हैं इससे? देखिए, राहुल गांधी की क्या, अब आप कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता, आपकी क्या ड्यूटी थी या आपका क्या वो था? आपको नहीं चाहिए था कि आप इस अलायंस को पूरी तरह से कोशिश करते या पूरी तरह से यहाँ पे रहते और ये कोशिश करके इस अलायंस को बनाते? क्या इस बात से कोई भी इनकार कर सकता है कि इसमें राहुल गांधी की बड़ी भूमिका होनी चाहिए थी? आप अपने आप यात्रा करने निकल गए और आपने जिस तरह से कांग्रेस को एक तरह से ये सिग्नल देने शुरू कर दिए कि कांग्रेस जो है वो एक बी प्लान पे भी काम कर रही है कि आप नहीं तो चलिए हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये सिग्नल्स तो आपने खुद ही दिए हैं अपने अलाइज पार्टनर्स को। तो मुझे लगता है कांग्रेस ना तो अकोमोडेटिव थी इस पूरे मामले को लेकर, ना ही उन्होंने ये राहुल गांधी की तरफ से मुझे लगता है लैक ऑफ कोशिश भी है। उन्होंने कोशिश भी उस तरह से नहीं की कि ये अलायंस पूरी तरह से बन जाए। उन्होंने अलग अलग लोगों पर छोड़ दिया कि अलायंस होता है तो हो जाए। हर्षवर्धन जी, राहुल गांधी जिम्मेदार है इस वक्त जिस भी सूरत में है ये विपक्षी गठबंधन? नहीं, एकदम से कह देना ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं कि राहुल गांधी जिम्मेदार है, तो देखिए राहुल गांधी तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कुर्सी छोड़कर भाग चुके थे। कांग्रेस पार्टी के लोग पीछे पड़े रहे कि भैया आ जाओ, अध्यक्ष बन जाओ, अध्यक्ष बन जाओ, तुम ही हमारे तारनहार हो, तुम ही करता धरता हो। तो राहुल गांधी को दोष क्या देंगे? दोष दरअसल कांग्रेस पार्टी के जो भी रणनीतिकार हैं, सोनिया गांधी भले ही अभी न अध्यक्ष पद पर हैं, न वो एक तरह से कहें कि सक्रिय बड़ी नेता है, लेकिन मुझे लगता है कि बार बार उनका जो पुत्र मोह है, और अभी एक नई मंडली खड़ी हो गई है जो राहुल गांधी को, मतलब अब
कोई किस किस तरह से जननायक बनता है, मैंने उस दिन लिखा भी था, फिर से कहना होता है कि जननायक बनने के लिए आपको एक लंबा सफर, लंबी यात्रा राजनीतिक तौर पर तय करनी होती है। या कोई भी जो नेता बनता है, किसी की एक छवि बन जाती है, तो आप 4 पोस्टर लगाकर और 4 जो थीम सॉन्ग होता है, रील बनाकर आप किसी को जननायक नहीं बना सकते। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के पीछे जो प्रयास किया जा रहा है वो ज्यादातर व्यर्थ जा रहा है। इस हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को दोष है, लेकिन यह दोष कांग्रेस पार्टी के उन रणनीतिकारों का है, सोनिया गांधी का है, जिनको चुनाव के पहले तय करना चाहिए था कि पूरी पार्टियां एक साथ खड़ी होती। और मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, अगर यही इंडिया अलायंस की यात्रा इंफाल से ही शुरू होती, उसमें नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये शरद पवार, ये सारे नेता एक साथ चलते, आप उसका मैसेज सोचिए। और राहुल गांधी अपनी मशक्कत कर रहे हैं, एकदम धींगा मुस्ती कर रहे हैं, तो जिस तरह से वो हेमंत बिश्व शर्मा से लड़े, वो भी दिखाता है कि बहुत बचपना है, आपको अपना अहंकार है, जिससे आपको लगता है कि अरे कल तक तो ये हमारे सामने बैठा था। और हेमंत बिश्व शर्मा ने तो बताया है, अब उनकी पार्टी के जो बहुत नजदीकी लोग हैं वो कुत्ते को बिस्किट खिलाते हुए वीडियो डाल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक मंडली है जो आत्ममुग्ध, या कहें कि अपने आप को बिल्कुल समझ न पाने वाले राहुल गांधी के इर्द गिर्द है, और वो इस गठजोड़ को पूरी तरह से ध्वस्त कर चुकी है, लगभग समाप्त हो चुका है। उसमें बहुत दम तो बचा नहीं है, घूम फिर के पुनर्मूष को भाव यूपीए हो चुके हैं। देखिए, अब ये जो मंडली का जिक्र हर्षवर्धन जी कर रहे हैं, या वो तमाम नेता जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के मैनेजर्स कह लीजिए उनको आप, ये कितने सक्षम हैं और कितने गंभीर हैं। खबर आज अखबार में छपी हुई है, अभी कोई डिनायल नहीं आया कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर, कि अखिलेश यादव के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर जब बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग गए, तो वहां एक सीट बांसगांव के लिए एक ऐसे उम्मीदवार का जिक्र किया उन्होंने कि ये हमारे कैंडिडेट होंगे, हमको टिकट दीजिए, जिस व्यक्ति की मृत्यु आज से 10 साल पहले हो चुकी है। अखबार के अंदर ये खबर छपी हुई है आज, कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज की कांग्रेस पार्टी के नेता 10 साल पहले जिन शख्स की मौत हो गई उसको उम्मीदवार बनाने के लिए अखिलेश यादव के सामने पेशकश करें, और अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो अब है ही नहीं हमारे बीच में, आप इनके लिए टिकट मांग रहे हैं हमसे। ये मौजूदा दौर की हकीकत कांग्रेस पार्टी की दिखाई दे रही है, और उसमें फिर सारे सहयोगी जो है खुलकर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का मिसमैनेजमेंट, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से कोई गंभीरता दिखाई नहीं अलायंस को आगे ले जाने में, सीटों के बंटवारे में। अब ये बात तो सही है ना देवेंद्र, ये दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार के पास भी कांग्रेस को दोष देने के लिए ज्यादा है बहुत कुछ बोलने के लिए, बजाय कि जिसके साथ सरकार में थे उसके लिए कुछ बोले। बिल्कुल सौरभ, कांग्रेस पार्टी हो या राहुल गांधी हो, उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि क्योंकि आपके इर्द गिर्द ही ये पूरा का पूरा कुनबा बन रहा है, एक्सिस आप ही हैं, भले ही आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, इन सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी में अगर कोई पावर सेंटर है तो एकमात्र नाम राहुल गांधी का है। और वहाँ पर अगर आपके अंदर वो करिश्मा नहीं, आपकी वो रणनीति नहीं, आपका वो तरीका नहीं कि गठबंधन को जोड़ सके, तो ये कैसे संभव है कि आप वो करिश्मा कर पाएंगे। दूसरी तरफ कंपेयर कीजिए नरेंद्र मोदी से, एनडीए गठबंधन या नीतीश कुमार का आज आ पाना ताज़ा माहौल में अगर आप बात करें तो ये सिर्फ इस लिहाज से हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि हाँ क्या करना है बीजेपी के पॉलिटिक्स के लिए। ये बातचीत जो हुई थी सौरभ, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक टॉप के ब्यूरोक्रेट, इन 3 लोगों के बीच बातचीत शुरुआत हुई थी। आप समझिए कि रिस्पांस करने का तरीका क्या था, जबकि प्रधानमंत्री के जिम्मे इतने सारे काम हैं, देश दुनिया की इतनी सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन अब पॉलिटिकल कोई स्टेप उठाना है, कोई मैसेज आया तो आपको रिस्पॉन्ड करना है, और ये वो तरीका होता है जिसके चलते आप कोई करिश्मा क्रिएट करते हैं। चिराग पासवान को ही जितना महत्व दिया गया सौरभ, अमित शाह ने उनसे बात की, जबकि चिराग पासवान के पास बिहार में कोई विधायक नहीं है, बहुत आसानी से छोड़ा जा सकता था। पहले गृहमंत्री अमित शाह ने उनसे फ़ोन पे बात की, उसके बाद दिल्ली बुलाया, दिल्ली बुलाने के बाद कल गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों के साथ वो बैठे, बातचीत हुई। आज दिल्ली से पटना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको लेके जा रहे हैं। तो ये वो तरीका होता है जो कि आप पॉलिटिकल मैसेजिंग करते हो अपने सहयोगी बनाने के लिए। जब वही चीज़ ना हो तो मिसिंग तो होना ही होना है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में इतना बड़ा फासला है, इतना बड़ा फर्क है कि राहुल गांधी से साथ जुड़ने की जो कोशिश करेंगे उनके अंदर ये भाव आएगा ही नहीं कि ये व्यक्ति हमें कहीं लेके जाएगा, और ये सबसे बड़ी समस्या है अपोजिशन अलायंस की। सौरभ जी, इसमें एक चीज जोड़ूं मैं जो बड़ा जरूरी दिखता है। देखिए, चुनाव कोई भी हार जीत सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी की कोई यात्रा हो, नरेंद्र मोदी का कोई कार्यक्रम हो, जैसे अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की बात करें, उस दिन तय हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द की कोई नेता, अमित शाह नहीं थे, राजनाथ सिंह नहीं थे, नितिन गडकरी नहीं थे, ये सारे लोग तय किए गए कि नहीं जाएंगे वहां। क्यों?
क्योंकि आपको कार्यक्रम का मैसेज क्या है, उसका इंपैक्ट कितना होना है। किसकी इच्छा नहीं रही होगी कि उस दिन अयोध्या न जाए, इच्छा तो सबके मन में रही, लेकिन उनको कहा गया कि अपने अपने यहां उसका स्केल जरा बड़ा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कीजिए। दूसरा, जिन लोगों को नरेंद्र मोदी काम के लिए लेकर आते हैं, जो राजनीतिक भी नहीं, उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी होती। आप जरा राहुल गांधी के इर्द गिर्द के लोगों को देखिए, उनकी सारी कोशिश ये कि राहुल को जननायक द बॉस बोल बोल के अपनी छवि थोड़ी ठीक की जाए। उनमें से एक भी नेता नहीं है जिसका राजनीतिक तौर पर एक कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी आप कहें कि ये एक लोकसभा क्षेत्र है, ये पूरा हमारी तरह से, बिल्कुल आधारहीन लोगों को उठाकर राज्यसभा में भेज दिया। और वो मतलब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों से लेकर पूरी रणनीति तक, भारत जोड़ो यात्रा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक, जब ऐसे लोग हैं तो उनका एकमात्र लक्ष्य है कि राहुल गांधी को हम गफलत में रखें। और मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को अगर ठीक करना है तो ये गफलत वाली मंडली सबसे पहले दुरुस्त करनी पड़ेगी, राहुल गांधी की गफलत दूर करनी पड़ेगी, और राहुल गांधी अनिच्छुक नेता हैं, उनसे थोड़ी मुक्ति लेनी होगी, वरना कांग्रेस का भला नहीं हो सकता है। ये बात तो हम लोग समीर जी कर चुके हैं कि बिहार के एपिसोड ने बता दिया कि कोई चुनौती नहीं है इस वक्त नरेंद्र मोदी के सामने देश के अंदर। लेकिन बात हम लोग स्पेसिफिकली कर रहे हैं कि राहुल गांधी क्या जो धुरी बनने की कोशिश कर रहे थे, या उनकी पार्टी जिस तरीके से उनको जननायक के तौर पर देश के सामने दिखाना चाहती है, दिख गया असलियत क्या है इस बार? निश्चित रूप से। और लेकिन मेरा तो ये भी कहना है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर कोई गठबंधन बनता है विपक्ष का मोदी के सामने, तो कोई एक दल तो ऐसा होना चाहिए जिसके सामने सारे दल इकट्ठे हो सके। नीतीश कुमार ने कोशिश की थी, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, नीतीश कुमार जानते थे कि बिना कांग्रेस से कोई गठबंधन बन नहीं सकता, सबसे बड़ा दल है, सबसे ज्यादा सांसद आपके, राष्ट्रीय पार्टी आप हो, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को उसके अंदर लीड लेना थी, नेतृत्व का प्रदर्शन करना था। इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है उनके आपसे खटास को बिठाना था। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर दो टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन दोनों दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए, नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए। ऐसा नहीं हुआ कि एक दल टूट के इंडिया गठबंधन में चला गया। तो ये बता रहा कि आपका नेतृत्व कैसा है, कि दल में टूट हो रहा है लेकिन दोनों आपके साथ जुड़े हुए इंडिया गठबंधन के अंदर। राहुल गांधी को या कांग्रेस को यही करना था कि विपक्ष के जो दल है जो उनके साथ जुड़े और जो चाहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में सब मिलकर चुनाव लड़े, कांग्रेस को उन्हें अपने साथ लेना था, उनकी समस्याओं को निपटाना था, टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपस में बैठना था, और इसके अंदर बहुत तेजी से गति लेनी थी। राहुल गांधी छोड़कर यात्रा पर निकल जाते हैं, सोनिया गांधी बात नहीं करती, मल्लिकार्जुन खड़गे को सहयोगी दल रिस्पॉन्ड नहीं देते, वो राहुल गांधी को नेता मानते हैं। तो मुझे लग रहा है जब नीतीश कुमार को भी लगा, ममता बनर्जी को लगा कि जिस कांग्रेस को हम चाहते कि वो नेतृत्व करे इंडिया गठबंधन का, वही कांग्रेस वेंटिलेटर पर चली गई है। उस कांग्रेस के संग हम क्या उम्मीद करें कि यह खुद जीतेगी और हमें जीतने में मदद करेगी? तो उससे बेहतर है कि हम अपना रास्ता अख्तियार करें और कांग्रेस को अपने हाल पे छोड़ दें, और यही हुआ है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को अपने हाल पे छोड़ा, नीतीश कुमार छोड़ के चले गए, और आने वाले दिनों में एक दो दल और कांग्रेस को छोड़ के चले जाएंगे। ये हकीकत है आज की इस दौर की राजनीति की। खैर, बहुत शुक्रिया। इस वक्त इतना ही था आज कहानी कुर्सी की में। राहुल जी, समीर जी, हर्षवर्धन जी, देवेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद।